सालाना इम्तिहान शुरू हो चुके थे। मेरा तीसरा इम्तिहान था, शायद बायोलॉजी। इसलिए कह सकता हूं क्योंकि बायोलॉजी में मैं इतना बुरा था कि अक्सर ही क्वेश्चन पेपर पूरा हल करने से पहले ही एग्जामिनेशन हॉल छोड़ आता था। उस रोज भी मेरे पास आधे क्वेश्चंस के उत्तर नहीं थे। आगे पीछे बैठे बच्चों से पूछ पूछ कर मैंने जैसे तैसे अनिवार्य प्रश्नों के उत्तर भरे और बाहर निकल आया। वहां बैठकर मैं जिस तरफ गर्दन घुमा रहा था, बच्चे सिर झुकाए लगातार कलम चलाते दिख रहे थे, इतनी तेजी में कि मानो उन्हें सब आता हो, मगर वक्त ही ना हो उनके पास लिखने का। मैं वहां बैठकर और बुरा महसूस नहीं करना चाहता था। बाहर आकर मैं समीर और मनोज का इंतजार कर रहा था, मगर उनसे पहले मेरे पास पहुंचा एक खत। वो खत नहीं था, खून से लिखा एक माफीनामा था। प्रीति ने फिर कुछ बेहुदा सा कर दिया था। मैं पागल हो गया। मैं उसे पढ़ रहा था और सोच रहा था कि क्या करूं इस लड़की का। पहले ही सारे स्कूल में अफवाहें फैली हुई थी कि अंश ने प्रीति से दोस्ती की और आखिर में उसे चोट पहुंचाई, उसका दिल दुखाया वगैरह वगैरह। मुझसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। सभी को प्रीति पर और उसकी सहेलियों पर ही यकीन था। और क्यों न हो, लड़कियों पर यकीन करना आसान जो होता है। हाय, पीछे से समीर ने अचानक मेरी पीठ पर हाथ मारा। कैसा रहा तेरा पेपर? उसने बड़े उत्साह से पूछा। बस निपटा दिया। मेरा तो बहुत अच्छा गया। अपना क्वेश्चन पेपर खोला और मुझे दिखाते हुए कहा, देख, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने यूं हल कर लिए थे। उसने चुटकी बजाई। मैं खामोश ही रहा। मैं जानता था कि उसने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं। वो एक चतुर मूर्ख था जो हर इम्तिहान में इसी तरह की डींगे हाँकता था और उसका सारा भंडा फूटता था रिजल्ट के दिन। मैंने चुपचाप वो खत तह करके जेब में रखा था कि समीर ने उसे झपट लिया। क्या है ये? कुछ नहीं, कुछ तो है। उसने आंख मारते हुए खत खोलना शुरू किया। बदकिस्मती से उसी वक्त मनोज भी आ गया। मैंने उससे हाथ मिलाया और कॉरिडोर से बाहर निकल गए। जब तक मैंने मनोज से एग्जाम के बारे में पूछा, तब तक समीर ने सारा खत चाट लिया था। ये क्या उसने अपने खून से लिखा है? पता नहीं, अपने खून से या किसी मुर्गे के खून से। मैंने मनोज के हाथ में ताली मारी। हम मैदान के बीच में ठहर गए। अचानक समीर ने बड़े घबराए हाथों से वह खत वापस मुझे सौंपा। कोई गंभीर बात चल रही है। हम तीनों एक साथ पीछे मुड़े जहां से आवाज आई थी। ये रमा थी, 12th में पढ़ने वाली एक सीनियर लड़की। मुझसे बहुत करीबी तो नहीं, मगर हां, टीचर्स के बाद एक वही थी जिससे मैं पढ़ाई में आने वाली किसी दिक्कत को लेकर बात कर सकता था। लड़की के नाम पर एक वही थी जिससे मेरी अच्छी बातचीत थी। कुछ नहीं, मैंने वो खत मोड़कर वापस जेब में डाल लिया। रमा की सरसरी नजरें भी बहुत तेज थी। मुमकिन है उसने देख लिया हो सफेद कागज पर उन लाल रंग के निशानों को, और फिर बातें छुपाने में मैं माहिर ही कहा था। अंश, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। उसने यूं कहा कि उसका शक उसकी आंखों में उतर आया। हम बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं। मनोज और समीर हमें वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। मैं और रमा टहलते हुए वहीं मैदान के किनारे की तरफ बढ़ गए। बाकियों की तरह रमा ने भी मेरे और प्रीति के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसे भी गलत फहमी थी कि मैं वाकई प्रीति के साथ हूं, या था, लेकिन मेरे सफाई देने पर उसने यकीन कर लिया। सिर्फ उसी ने यकीन किया कि मैंने प्रीति को रोकने की कोशिश की होगी। तुम ये सब संभाल नहीं सकते अंश, मेरी हालत पर हंसते हुए उसने कहा। हां, मुझे भी यही लगता है। मैं प्रीति से बात करती हूं। तुम इन बातों से दूर रहो। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है इस उम्र में। जैसे कि वह अक्सर समझाया करती थी, उस रोज भी समझा कर चली गई। उन दिनों स्कूलों में एक चलन था, एक फेवरेट पर्सनैलिटी का। हर किसी का एक सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व होता था, और वह कोई भी हो सकता था। रमा के लिए वो व्यक्तित्व मैं था। शायद इसीलिए वह मेरा साथ देना चाहती थी। वो प्रीति और मेरे बीच न पड़ती तो मेरा नाम प्रीति से ही जुड़ा रहता, और वह बीच में पड़ी, ये तो और बुरा हुआ। आधी सर्दियां छुट्टियों में गुजर गई। जनवरी 10 से हमारा स्कूल फिर से खुला। हम सब नई क्लास में एक नई शुरुआत के साथ मिले।
इस बीच मैं सब कुछ भूल गया था, मगर स्कूल और प्रीति शायद कुछ नहीं भूले थे। एक दोपहर 2:15 बजे, ये फ्री पीरियड था, एक पीरियड जिसमें हमें हमारी पसंद के साथ छोड़ दिया जाता था। ज्यादातर बच्चे आपस में बातें करते हुए बाहर टहल रहे थे। कुछ जो किताबों से बाहर आना ही नहीं चाहते थे, वे किताबों में ही गुम थे और कुछ खेल में। मेरे लिए ये एक बेहतरीन माहौल था, शांत, एकांत। कक्षा के सबसे आखिरी कोने की कुर्सी पर मैं अकेला था, या शायद वह भी थी मेरे साथ। उसके खूबसूरत चेहरे पर मेरी आंखें खो चुकी थी। मेरी उंगली के पोर ने उसकी आंखों को छोड़कर जैसे ही उसके होठों को छुआ। ये कितनी खूबसूरत है, एक मीठी आवाज ने मेरा ध्यान बंटा दिया। मैं पीछे पलटा। हाय प्रीति। कौन है ये? उसकी मुस्कान में खुशी से ज्यादा हैरानी थी। मेरी कल्पना। मैं वो अधूरी सी तस्वीर उठाकर एक तरफ रख रहा था, लेकिन उसने अपने हाथों में ले ली। तो इसका नाम कल्पना है। वह मेरे पास बैठी। मैं हंसा। कल्पना मतलब मेरी सोच। ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। ओह। उसके चेहरे से वो दबी सी चिढ़ गायब हो गई, फिर से सरसरी नजरें उस तस्वीर पर चलाते हुए। मानने को मन नहीं होता कि तुम्हारी कल्पना इतनी खूबसूरत है। एक फ्लर्ट की कल्पना इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? फ्लर्ट? और मैं? पूरा स्कूल तुम्हें इसी नाम से बुलाता है, उसने बड़े आराम से कह दिया। तुम्हें नहीं पता? फ्लर्ट। अपने लिए जब पहली बार ये लफ्ज सुना तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उस वक्त मेरा सारा ध्यान प्रीति के बदले से रवैये पर था। छुट्टियों के बाद प्रीति में कुछ बदलाव आ गया था। मेरे सामने आते ही उसमें जो एक झिम्प दिखाई देने लगती थी, वो अब कम थी। शायद रमा ने उससे बात की हो, उसे समझाया हो और वो समझ भी गई। मैं चाहता था कि उससे इस बारे में एक बार बात करूं, मगर तुम्हें इस सब में कोई इनाम मिला है कभी? प्रीति ने मेरी तस्वीर को एक बार और हाथ में लिया। हाँ, 1-2 बार, मैंने जवाब दिया। वाओ। लेकिन मम्मी को ये सब पसंद नहीं है। उनके लिए ये सब फालतू काम है। उनके लिए मेरी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। वो हंसी। ये तो हर माँ बाप की सोच है। तो फिर और ज्यादा मेहनत करो पढ़ाई पर। क्यों लड़कियों के चक्करों में पड़े रहते हो? क्या? मेरे दिमाग ने मुझसे पूछ लिया। वो ऐसा कैसे बोल सकती है? वो लड़की जो कल तक खुद प्यार और ना जाने किन किन फितूरों के चलते मेरी नाक में दम किए थी, आज मुझे ही उपदेश दे रही है। तुम क्या बोल रही हो? मैंने लगभग मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। उसने मेरे चेहरे को पढ़ते हुए कुछ वक्त लिया। तुम्हें पता है रमा, तुमसे कम 1 साल बड़ी होगी। मैंने कुछ अंदाजा लगाते हुए हाँ में सिर हिलाया। तो फिर वही मिली तुम्हें पूरे स्कूल में? क्या? मैं एक बार फिर हैरान था। हाँ, मेरी यही परेशानी थी कि मुझसे जुड़ी ना जाने कितनी ही कहानियां मुझे हमेशा दूसरों से सुनने को मिलती थी। हवाओं में ही मैं स्कूल की ना जाने कितनी लड़कियों के सामने अपने प्यार का इजहार कर चुका था। पहले प्रीति उनमें से एक थी और अब रमा, जिससे मेरा दूर दूर तक ऐसा कोई मतलब हो ही नहीं सकता था। ये क्या बकवास कर रही हो? वो हमारी सीनियर है। मैंने खुद को शांत ही रखा। हाँ, तभी तो उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं कुछ कहता उससे पहले ही, वैसे और भी लड़कियां हैं जिनसे तुम्हारे बारे में सुना है मैंने। उसने कुछ सोचकर सिर झटक लिया और उठकर खड़ी हो गई। खैर, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जो मन में आए करो मिस्टर फ्लर्ट। फ्लर्ट। कुछ वक्त लगा, लेकिन इस नाम की मुझे आदत हो गई। स्कूल में जब तक रहा इस नाम के चलते काफी दिक्कतें आई। किसी को कोई भी सफाई देकर कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने कोई खास सफाई दी भी नहीं। दूसरी वजह यह भी थी कि मैं जानता था कि मैं क्या हूं। मैं कोई दिलफेक आशिक नहीं था, ना ही मैं ऐसे रिश्ते बनाता था जो आगे चल न पाए। ना कभी किसी से दिल लगाया और ना ही कभी किसी का दिल तोड़ा। सर्दियां बीत चुकी थी। बर्फ, कोहरा, ठंडी हवा गुनगुनाती धूप में बदलने लगी। भारी ऊनी कपड़ों का वक्त तो बीत गया था, मगर फिर भी सूरज की किरणें अब तक नर्म ही थी। एक दोपहर स्कूल की बिल्डिंग की छत पर बैठकर मैं मनोज और समीर के साथ पढ़ाई कर रहा था। यह हमारा एक अलग सा अड्डा था जहां कोई नहीं आता था। न ही किसी को खबर थी कि यहां कैसे पहुंचा जाए।
किताब के पन्नों से एक बार मेरी नजर उठकर समीर के चेहरे पर गई। वो मनोज से इशारे में कुछ पूछ रहा था। मेरी नजर समीर के चेहरे पर एक सवाल के साथ रुक गई। समीर कुछ झेंपा और फिर एक बनावटी इत्मीनान के साथ, यार एक काम था तुझसे। मैं कुछ कह पाता इससे पहले, देख मना मत करना। क्या? मैंने पूछा। एक फिल्म लगी है, आगे मत पूछ, मैं नहीं चल रहा। मैंने उसकी बात को काटते हुए जवाब दिया। लेकिन क्यों? समीर ने कंधे उचकाए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो पहले भी कौन सा तू अपने पैसों से जाता था हरामी? अब ये बता कि चलने में दिक्कत क्या है? मनोज ने मेरी किताब हाथ से ले ली। कुछ नहीं, लेकिन तुम दोनों को देखकर लगता है तुम्हें जरूर कोई दिक्कत है। मैंने उन दोनों की तरफ देखा। मुझे पूरा यकीन था अपनी बात पर। मैं जानता था कि सबकी तरह उन्हें भी मुझे लेकर कुछ गलतफहमियां हो गई है। शायद वही दिन था जब उन्हें दूर करने का मौका मिलने वाला था। मनोज ने मेरी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और किताब पढ़ने का नाटक करने लगा। लेकिन समीर तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। परेशानी तो नहीं है, लेकिन वो प्रीति की जो सहेली है न सेक्शन सी में, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उससे कुछ बात करनी थी। वही जिसे देखकर तेरा मुंह कड़वा हो जाता था। मैंने अंदाजा लगाया। हाँ, प्रीति तो मान नहीं रही थी, इसलिए मैंने कल उसे ही ऑफर कर दिया। उसने हाँ तो कर दी, लेकिन वो मेरे साथ फिल्म नहीं चल रही। लेकिन आई एम श्योर कि तू चलेगा तो वो मना नहीं करेगी। मैं उसकी बातों में उलझ सा गया। तूने उसे प्रपोज किया, वो तेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे मना नहीं करेगी, मतलब? मैंने गहराई से उसका चेहरा पढ़ा। तू कहना क्या चाहता है? समीर और मनोज एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुराने लगे। देख मेरे भाई, मनोज आगे बढ़ा, इसने उसे गर्लफ्रेंड बनाया है, बीवी नहीं। उसे भी पता है कि समीर का टाइम पास चल रहा है। उसी ने इशारों में तेरा नाम लिया था। हो सकता है कि वो प्रीति को भी वहां लाना चाहते हो। भले ही ये बात मुझे कुछ अटपटी लगी, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी थी और उनकी अपनी सोच थी जिसे मैं चुनौती नहीं दे सकता था। तो मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। तो ये कि न तो मुझे और न ही उसे फर्क पड़ता है कि वो किसके चलते मूवी जा रही है। समीर ने खिसिया कर ही सही, लेकिन सच कह दिया। तू मुझे क्या समझता है? मैं जगह से उठ गया। भड़क क्यों रहा है? वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया। जहां चार को उल्लू बना रहा है, एक को और बना ले। ओ प्लीज शट अप। मैंने अपनी किताब ली और वहां से चलने लगा। मैं 2 कदम ही बढ़ा था कि पीछे से समीर चिल्ला पड़ा। क्यों नाटक कर रहा है? सब जानते हैं कि तू क्या है। उसने इस तरह कहा मानो जैसे मैं इस लायक ही नहीं हूं कि वह मुझसे बहस करे। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन मैं इस बात को यूं खत्म नहीं करना चाहता था। सब क्या जानते हैं मेरे बारे में? मैं तेजी से जाकर उसके पास ठहरा। मनोज चुपचाप बैठा था, लेकिन अब उसे भी खड़ा होना पड़ा। कुछ नहीं, अंश ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, जाने दे। उसने हम दोनों के सीने पर हाथ रखकर हमें पीछे धकेला। मैंने एक कदम पीछे ले भी लिया, लेकिन शायद समीर बात खत्म नहीं करना चाहता था। एक बार के लिए लगा कि शायद उसने ये बात जानबूझकर छेड़ी थी। शायद उसके दिल में कहीं कुछ सुलग रहा था मेरे लिए। मनोज हमारे बीच था, नहीं तो उस दिन हमारे बीच एक अच्छा खासा झगड़ा तय था। समीर की बातों से मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि अगर वह 2-4 बातें और बोलता तो मेरा हाथ ही उठ जाता उस पर। युवा, सपनों की उम्र, चाहतों की उम्र, क्रोध की उम्र, एक दौर जहां इंसान आसानी से आपा खो देता है। जिस उम्र में मैं था, उस उम्र के बच्चों में गुस्सा होता ही है। इस उम्र में बच्चे खुश तब रहते हैं जब उन्हें हर तरफ से खुशी मिले, दोस्तों के साथ, घर में। इस उम्र में उन्हें आजादी चाहिए, खुशी चाहिए। वे अपने सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आना चाहते। वे चाहते हैं कि उनकी हर इच्छा पूरी हो, हर जरूरत पूरी हो। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं उन लड़कों में से था जो मां के साथ रसोई में खड़े रहते हैं, अपने भाई बहनों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, सुलाते हैं। हर वक्त एक जिम्मेदारी सी रहती थी मेरे सिर पर, जिसके चलते मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। काश कि मेरे करीबियों ने मुझे समझा होता
तो बहाव के साथ बह जाने के बजाय मैं उससे लड़ना सीख जाता। बस जिंदगी इसके बाद बहुत तेजी से बह निकली।